हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी 9th क्लास का हम लोग शुरू किए थे उसमें 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और उसके बाद हिटलर का उदय, यह तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्रीज़ को नहीं कहेंगे, लेकिन 9th क्लास का जो हिस्ट्री है उसी में से 4th चैप्टर जो है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आज। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। औद्योगिकरण के सन 1700 से 1995 के बीच कितने लाख वर्ग किलोमीटर जंगल साफ कर दिए गए? यह पहला ही सवाल है और यह जो पहला टॉपिक है भूमिका वाला जो है उसी में से यह सवाल बनाया गया है। तो आपको बताना है कि औद्योगिकरण के सन 1700 से लेकर 1995 के बीच कितने लाख वर्ग किलोमीटर जंगल साफ कर दिए गए हैं। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल साफ कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में खेती का विस्तार क्यों हुआ? अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित किया, जंगलों को अनुत्पादक समझा गया, राज्य की आय बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, औपनिवेशिक काल के समय खेती का विस्तार क्यों हुआ? तो यह तीनों ही कारण था। अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इस तरह का मतलब बागानी कृषि जो करना शुरू किया, उस तरह का उसको प्रोत्साहन देने के लिए बाकी सब चीज़ ख़त्म हो गया। या साल, सागवान, इस तरह का केवल लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा ऐसे फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था जो कि वाणिज्यिक रूप से ज़रूरी हो। जंगलों को अनुत्पादक समझा गया। राज्य की आय बढ़ाने के लिए, तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए ही व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग का कितना हिस्सा खेती में उपयोग होता था? तो 1600 में कितना हिस्सा उपयोग होता था? छठा हिस्सा, चौथा हिस्सा, आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा? तो यह ए नंबर ऑप्शन है, छठा हिस्सा। ठीक है, 1/6 पार्ट जो होता था वह उपयोग में आता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में कितनी बढ़त हुई? 57 लाख हेक्टेयर, 67 लाख हेक्टेयर, 77 लाख हेक्टेयर या 87 लाख हेक्टेयर? तो अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े हैं तो ये सब सवाल जो है आपको हार्ड नहीं लगेगा। बी नंबर ऑप्शन है 67 लाख हेक्टेयर। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको बहुत मुश्किल लगेगा कि ये सब क्या क्या केवल डेटा वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह का डेटा आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को क्यों अनुत्पादक समझा? राजस्व बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादों को पैदा करने के लिए, व्यर्थ के बियाबान मानने के कारण, या उपरोक्त सभी? तो यह तीनों ही कारण है। ठीक है, राजस्व बढ़ाने के लिए वह जंगलों को अनुत्पादक समझते थे, कृषि उत्पादों की पैदा करने के लिए, व्यर्थ के बियाबान मानने के कारण। 19वीं, अब यह दूसरा टॉपिक आ गया है। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में किस प्रकार के जंगल लुप्त होने लगे? तो 19वीं सदी के शुरुआत तक इंग्लैंड में किस तरह के जंगल लुप्त होने लगे थे? अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बलूत ओक के जो जंगल थे वह लुप्त होने लगे थे, क्योंकि उसको काट काट के जहाज बनाया जाता था। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1820 के दशक, 1850 के दशक, 1860 के दशक, 1890 के दशक? तो हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई 1820 के दशक में। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? स्लीपर मतलब जो रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है उसी स्लीपर की बात करें। तो कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 1760 से लेकर 2000। यह डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके बुक से और एकदम बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। 1890 तक भारत में कितनी लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी? 1890 तक कितनी लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी? 10,500 किलोमीटर, 15,500 किलोमीटर, 20,500 किलोमीटर या 25,500 किलोमीटर। तो इसका डी ऑप्शन होगा 25,500 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा कि 1890 तक 25,500 किलोमीटर तक रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 तक भारत में रेल लाइनों की लंबाई कितनी हो गई थी? 1946 तक कितना हो गया था? 3,65,000, 4,65,000 या 6,65,000 या 7,65,000। तो यह फिगर्स है इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज करें, तो यहाँ पर 7,65,000 किलोमीटर होगा 1946 तक। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए? तो यह क्वेश्चन में एकदम साफ साफ आपके बुक में दिया हुआ है, 25,000, 30,000, 35,000 या 40,000। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी से 1850 के दशक में प्रति वर्ष कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए? तो यह सी ऑप्शन होगा 35,000। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किस प्रकार के बागान बनाए गए? यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किस प्रकार के बागान बनाए गए? तो चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान बनाए गए, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है, बी नंबर ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कुछ कुछ सिंपल भी होता है। अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत किस वजह से की? जंगलों की अंधाधुंध कटाई से बचने के लिए, खेती के विस्तार के लिए, स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत किस वजह से की? जंगलों की अंधाधुंध कटाई से बचने के लिए। तो व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत की। भारत के पहले वन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह क्वेश्चन बताइए कि भारत के पहले वन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, ये सब तो नहीं होगा। डाइट्रिच बेडिस, ठीक है। डाइट्रिच बेडिस जो होंगे वही थे पहले वन महानिदेशक। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1864 में, 1878, 1927, 1906। तो 1864 में सबसे पहले भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई? तो यह हो जाएगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1864 मुंबई में, 1906 देहरादून में, 1927 कोलकाता में, 1878 चेन्नई में। तो देहरादून हो जाएगा इसका ऑप्शन 1906 देहरादून में, बी नंबर। वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के पेड़ लगाए गए? विभिन्न प्रजातियों के, केवल औषधीय पौधे, एक ही किस्म के पेड़, सीधी पंक्ति में, केवल फलदार पेड़। तो इसका सी नंबर ऑप्शन है। वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के पेड़ लगाए गए? एक ही किस्म के पेड़, सीधी पंक्ति में। 1878 वाले वन अधिनियम में जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 1878 वाले वन अधिनियम में जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, वही आरक्षित, संरक्षित और मतलब नॉर्मल वाला, ठीक है। मतलब आरक्षित वन किस प्रकार के जंगलों को कहा गया? आरक्षित वन जहाँ लोगों को स्वतंत्र रूप से जा सकते थे, जिनसे गांव वाले अपने उपयोग के लिए कुछ भी ले सकते थे, सबसे अच्छे जंगल जिनसे गांव वाले कुछ नहीं ले सकते थे, केवल ईंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले जंगल। तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। आरक्षित वन जो होता है उसमें से गांव वाले कुछ भी अपने लिए नहीं ले सकते हैं। संरक्षित वन से ले सकते हैं थोड़ा बहुत, लिमिटेड मात्रा में, लेकिन आरक्षित वन से नहीं। चलिए, वनपालों और ग्रामीणों को विचार एक अच्छे जंगल के बारे में कैसे अलग थी?
वनपालों और ग्रामीणों के विचार एक अच्छे जंगल के बारे में कैसे अलग थे? वनपाल जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी चाहते थे, जबकि ग्रामीण विभिन्न ज़रूरतों के लिए विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वनपाल अधिक फलदायी पेड़ चाहते थे, जबकि ग्रामीण केवल सागौन और साल के चाहते थे। ऐसा तो नहीं था, ग्रामीण क्यों चाहेंगे केवल साल और सागौन के? वनपाल जंगलों को काटना चाहते थे, जबकि ग्रामीण अधिक पेड़ लगाना चाहते थे। वनपाल केवल औषधीय पौधे चाहते थे, जबकि ग्रामीण केवल सख्त लकड़ी के पेड़ चाहते थे। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, वनपाल जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी चाहते थे, जबकि ग्रामीण विभिन्न ज़रूरतों के लिए विभिन्न प्रजाति के मेल चाहते थे। चलिए, ऑप्शन ए था उसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वन अधिनियम के बाद गांव वालों की कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? घरों के लिए लकड़ी काटना, पशुओं का चारण, कंद मूल फल इकट्ठा करना, उपरोक्त सभी। तो वन अधिनियम के बाद ये सारी घटना, घरों के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना, ये सब क्या हो गया? गैर कानूनी हो गया। ग्रामीण लोग किस पेड़ को खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकालते थे? तो यह कौन सा पेड़ था? महुआ का पेड़ था। ठीक है, सागौन, साल, महुआ, बांस, तो यह महुआ का पेड़ था। वन अधिनियम के चलते ग्रामीणों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा? अधिक उत्पादन, घूस देने की मजबूरी, जल की कमी, उपरोक्त सभी। तो बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। अगर आप लोग उपरोक्त सभी लगा रहे हैं तो घूस देने की मजबूरी। ठीक है, वन अधिनियम के चलते ग्रामीणों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा? घूस देने की मजबूरी। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली कौन सी विशेष तौर से परेशान रहने लगी? बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, किसान। तो यह महिलाएं परेशान रहने लगी, क्योंकि जलावन वाले के लिए लकड़ी तो महिलाएं एकत्रित करती थी। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव किस प्रकार की खेती पर पड़ा? स्थायी खेती, घुमंतू खेती, वाणिज्यिक खेती, वृक्षारोपण। तो उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव किस पर पड़ा? घुमंतू खेती वाले लोगों पर पड़ा। घुमंतू खेती का हिंदुस्तान में कौन सा स्थानीय नाम सही नहीं है? घुमंतू खेती का हिंदुस्तान में कौन सा स्थानीय नाम सही नहीं है? झूम तो है ही, पेंदा भी है, मिल्पा भी है, कुमरी भी है। नहीं, मिल्पा है, कुमरी नहीं है। ठीक है, झूम, पेंदा, मिल्पा, कुमरी नहीं है। ठीक है, घुमंतू कृषि के लिए जंगल के भागों को कितने समय के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है? 2 से 4 साल, 5 से 7 साल, 12 से 18 साल, 20 से 25 साल। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के भागों को कितने समय के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है? तो 12 से 18 साल के लिए। सी नंबर ऑप्शन। यूरोपीय वन रक्षकों के अनुसार घुमंतू खेती क्यों नुकसानदेह है? इससे लकड़ी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, इससे इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते, इससे पानी की कमी हो जाती है, इससे जंगलों की जैव विविधता बढ़ जाती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। यूरोपीय वन रक्षकों के अनुसार घुमंतू खेती क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि इससे इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। वन कानून के लागू होने के बाद ग्रामीण लोगों के लिए शिकार करना क्यों मुश्किल हो गया? शिकार के उपकरण उपलब्ध नहीं थे, शिकार गैर कानूनी हो गया, शिकार के जानवर जंगल छोड़कर चले गए, शिकार के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो शिकार क्यों मुश्किल हो गया था? क्योंकि शिकार गैर कानूनी हो गया था। औपनिवेशिक शासन के दौरान बड़े जानवरों का शिकार किस रूप में देखा गया? भोजन की आवश्यकता, एक खेल और ट्रॉफी के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान, जंगल की सुरक्षा। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बड़े जो जानवर थे उनका शिकार को एक खेल और ट्रॉफी के रूप में देखा गया। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में कितने भेड़ियों को मारा गया?
तो 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 2 लाख भेड़ियों को मार दिया गया। बस्तर का केंद्रीय भाग कौन सा है? बस्तर का केंद्रीय भाग कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान है, गोदावरी का मैदान है, पठार है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट तो नहीं हो सकता, या पठार है, ठीक है। बस्तर का केंद्रीय भाग कौन सा है? पठारी है। बस्तर में किस नदी का प्रवाह होता है? नर्मदा, गंगा, इंद्रावती, गोदावरी। तो बस्तर में इंद्रावती नदी का प्रवाह होता है। बस्तर के लोग किसे अपनी ज़मीन देने वाली मानते हैं? बस्तर के लोग किसे अपनी ज़मीन देने वाली मानते हैं? धरती माँ को, ठीक है, धरती माँ को मानते हैं। बस्तर के लोग प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल के लिए क्या करते हैं? सरकारी नियमों का पालन, अन्य गांवों से मदद, स्वयं देखभाल, वन विभाग की मदद। तो वह स्वयं देखभाल करते हैं, ठीक है। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी लेना चाहते हैं तो वे क्या अदा करते हैं? कर, देवसारी, दांड या मान, व्यापारिक शुल्क, जुर्माना। तो अगर दूसरे गांव से लेना है तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, देवसारी, दांड या मान, ठीक है। बस्तर में गांव के मुखिया हर वर्ष किस विषय पर चर्चा करने के लिए जुटते हैं? कृषि, व्यापार, जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दे, शिक्षा। तो सी नंबर ऑप्शन होगा, जंगल सहित तमाम अहम मुद्दे। औपनिवेशिक सरकार ने बस्तर में 1905 में कौन से प्रस्ताव रखे? जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करना, घुमंतू खेती को बढ़ावा देना, शिकार और वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाना, ए और सी दोनों। तो उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, ठीक है। जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित करना, शिकार और वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाना। आरक्षित वनों में रहने की शर्त क्या थी? खेती करना, वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करना, मुआवजा देना, किसी शर्त के बिना रहने की अनुमति। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आरक्षित वनों के अंदर रहना है तो इसका शर्त यह है कि वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करना होगा। बस्तर में किस वर्ष भयानक अकाल आया? तो बस्तर में किस वर्ष भयानक अकाल आया? 1899 से 1900 तक और 1907 से लेकर 1908, इन दोनों टाइम में भयानक अकाल आया था। बी नंबर ऑप्शन। 1910 में बगावत का संदेश गांव-गांव किस प्रकार फैलाया गया? पत्रों द्वारा, आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। तो यही बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। 1910 में बस्तर में हुए विद्रोह के दौरान किस गांव के गुंडा धूर को अहम शख्सियत माना गया? नेथानार, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो 1910 में बस्तर में हुए विद्रोह के दौरान किस गांव के गुंडा धूर को अहम शख्सियत माना गया? नेथानार के, ठीक है। नेथानार यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। अंग्रेज़ों ने बगावत को कुचलने के लिए क्या किया? बातचीत की, सैनिक भेजे और गोलियां चलाई, मुआवजा दिया, विद्रोहियों को पुरस्कार दिया। तो सैनिक भेजे और गोलियां चलाई विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत क्या रही? अंग्रेज़ों को हराना, आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित करना और आरक्षित क्षेत्र को आधा करना, जंगल में बसना, व्यापार पर नियंत्रण पाना। तो यह बी नंबर ऑप्शन होगा, आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित करना और आरक्षित क्षेत्र को आधा करना। जितना क्षेत्र आरक्षित होने वाला था उसको आधा कर देना। जावा का कौन सा समुदाय कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान था? तो यह
कौन सा समुदाय हो जाएगा? माताराम, कलांग, धुरवा या भतरा। तो यह बी नंबर ऑप्शन होगा, कलांग। ठीक है। जावा की माताराम रियासत कब बटी थी? जावा की माताराम रियासत कब बटी थी? 1600 में, 1700 में, 1755 में या 1800 में? तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा 1755 में। ठीक है। जावा की माताराम रियासत कब बटी थी? 1755 में। डचों ने जावा में कब वन कानून लागू किए? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 17वीं सदी में? तो यह 19वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सदी में। 1882 में जावा से कितने स्लीपरों का निर्यात किया गया था? 1 लाख, 2,80,000, 3,50,000, 5 लाख? तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा, 2,80,000। ब्लेंडोंग डी एनस्टेन व्यवस्था में गांव को किस शर्त पर लगान माफ़ी दी गई? ये एक बड़ा सा शब्द है। ठीक है, तो यह थोड़ा अजीब सा है, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए, अगर आप बुक में भी पढ़े होंगे ये शब्द। गांव को पेड़ नहीं काटने की शर्त पर, गांव के सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने की शर्त पर, गांव को घर बनाने के लिए लकड़ी काटने की शर्त पर, गांव को नाव बनाने के लिए लकड़ी काटने की शर्त पर। तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा, गांव को सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने की शर्त पर लगान माफ़ी किया गया था। यह जो व्यवस्था है ब्लेंडोंग डी एनस्टेन व्यवस्था में गांव को किस शर्त पर लगान माफ़ी दी गई थी? लगान माफ़ी किस शर्त पर दी गई थी? गांव को सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने की शर्त पर उनको लगान माफ़ी दी गई थी। वन ग्रामवासियों को बाद में क्या दिया जाने लगा? सिर्फ लगान माफ़ी, मेहताना और सीमित वन भूमि पर खेती का अधिकार, मुफ्त में जंगल की ज़मीन या दंड? क्या दिया जाने लगा वन ग्रामवासियों को बाद में? मेहताना और सीमित वन भूमि पर खेती का अधिकार। डचों ने जावा में लोगों को किन गतिविधियों के लिए दंडित किया? जंगल से लकड़ी काटने, मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। जंगल से लकड़ी काटने, मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने, सभी कार्य के लिए उनको दंडित किया जाने लगा। सुरोंतिको सामीन ने किस गांव के निवासी थे? सुरोंतिको सामीन किस गांव के निवासी थे? माताराम, रांदू ब्लातुंग, जकार्ता या बाली? कहाँ हो जाएगा? तो सुरोंतिको सामीन जो है वह बी नंबर ऑप्शन, रांदू ब्लातुंग यहाँ के निवासी थे। सामीन का तर्क क्या था? हवा, पानी, जमीन और लकड़ी पर राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। वन विभाग को समर्थन देना चाहिए। घुमंतू खेती को रोकना जरूरी है। डचों को कानून का पालन करना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सामीन का तर्क था हवा, पानी, जमीन और लकड़ी पर राज्य का अधिकार नहीं हो सकता है। सन 1907 तक कितने परिवार सामीन के विचारों को मानने लगे? सन 1907 तक लगभग कितना हो गया? 1,000 या 2,000 या 3,000, 4,000? तो सी ऑप्शन होगा, 3,000 लोग मानने लगे थे, 3,000 परिवार। सामीनवादियों ने डचों के जमीन सर्वेक्षण का विरोध कैसे किया? हथियार उठाकर, अपनी ज़मीन पर लेटकर, लगान या जुर्माना भरकर, वन विभाग में काम करके? किस तरीके से किया था? तो अपनी ज़मीन पर लेटकर सर्वेक्षण का विरोध किया था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर क्या असर पड़ा? पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई, वन विभाग ने चालू कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया, जंगलों का निर्मम दोहन हुआ, जंगलों में घुमंतू खेती बढ़ गई।
तो सी ऑप्शन होगा, जंगलों का निर्मम दोहन हुआ। ठीक है। डचों ने जावा में जापानियों के कब्जे से पहले किस नीति को अपनाया? डचों ने जावा में जापानियों के कब्जे से पहले किस नीति को अपनाया? भस्म करो और भागो नीति। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा, भस्म करो और भागो नीति। डचों ने जावा में जापानियों के कब्जे से पहले भस्म करो और भागो नीति को अपनाया। जापानियों ने वनवासियों को किस उद्देश्य से जंगल काटने के लिए बाध्य किया? खेती बढ़ाने के लिए, अपने युद्ध उद्योगों के लिए, वन संरक्षण के लिए, वन विभाग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जापानियों ने वनवासियों को किस उद्देश्य से जंगल काटने के लिए बाध्य किया? अपने युद्ध उद्योग के लिए। युद्ध के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए क्या कठिन हो गया? पेड़ों की कटाई, जंगलों को संरक्षित करना, ज़मीनों को वापस हासिल करना। ठीक है, ज़मीनों को वापस हासिल करना मुश्किल हो गया था युद्ध के बाद। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों ने क्या समझा? जंगलों की रक्षा के लिए वन समुदाय की आवश्यकता, इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए आवश्यकता, वन से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की आवश्यकता। तो 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों ने यह समझा कि जंगल की रक्षा के लिए वन समुदायों की आवश्यकता है। ए ऑप्शन सही होगा। वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है? अब वनों के लिए इमारती लकड़ी का उत्पादन, वन प्रबंधन का सुधार, वनों से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, वन समुदायों की मदद करना। तो वन प्रबंधन की सुरक्षा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है? अब वन प्रबंधन की सुरक्षा। कौन सा उपाय लिया जा रहा है वन प्रदेश में रहने वालों की मदद के लिए? सरकारी योजनाएं, सरना, देवरा, कुड़ू, कान, राई इत्यादि के पवित्र बगीचों का निर्माण। इस तरह का पवित्र बगीचों का निर्माण किया जाए, उसके मतलब कौन से उपाय किए जा रहे हैं वन प्रदेश में रहने वालों की मदद के लिए? तो यह सब पवित्र बगीचों का निर्माण किया जाए। सरना, देवरा, कुड़ू, कान, राई इत्यादि। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद किस बारे में सोचने लगे हैं? इमारती लकड़ी के उत्पादन, वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके, वन से अधिक प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, वन से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, वन समुदायों की मदद करना। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद किस बारे में सोचने लगे हैं? तो यह वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर था, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सका, इसलिए इसका एक ही पार्ट आएगा, बस यही है। और अब हम लोग कल जो है 5th चैप्टर जो है, उस चैप्टर का भी हमको नाम याद नहीं है, जो 5th चैप्टर है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, इसको देखिए। और इससे पहले जो तीनों चैप्टर का वीडियो बनाया गया वो भी जाके देखिए, इसका प्लेलिस्ट बन गया है, आप जाके इसको चेक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।